everyone, welcome to my channel. This is Sajal Nigam and today we're going to talk about budget. Now budget in a very simplified way. जब मैं बजट की बात करती हूँ तो यूजुअली लोग को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके बारे में सोचना सिर्फ इकोनॉमिस्ट का काम है या फिर सिर्फ उन लोगों का काम है जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं। बट इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हमें बजट के बारे में जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एंड हाउ द गवर्नमेंट एक्चुअली वर्क्स. Knowing this is very important, right? So today in this video we'll talk about first of all what is budget basically. Budget कौन present करता है, उसका procedure क्या होता है, and the most important part of the video is that where does the government gets its revenue and how does it spend it, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानना is the most important thing. Secondly हम ये भी बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट किन किन जगहों पे सबसे ज़्यादा पैसे लगाती है और कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वील टॉक अबाउट योर मेजर डाउट्स रिगार्डिंग द बजट एज होल. इसमें हम सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि मेजर मिसकंसेप्शन होती है लोगों की. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू इट. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट इज बजट बाय डेफिनेशन. देखिए इसमें अगर हम समझे बजट की डेफिनेशन के हिसाब से वो क्या है तो बेसिकली सरकार एक आने वाले साल में, एक आने वाले फिस्कल ईयर में फॉर दैट मैटर क्या रेवेन्यूज ले रही है और कहाँ पे उसको खर्च कर रही है, इस पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट कहते हैं. इस बजट को हमारे जो भी देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट करती हैं यूजुअली ऑन द 1st of February एंड दिस बजट इज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एंड देन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. तो जो बजट की स्पीच हम सुन रहे होते हैं वो बेसिकली पार्लियामेंट में स्पीच जब फाइनेंस मिनिस्टर सुनाते हैं वो स्पीच होती है, उसके पहले वो कैबिनेट में अप्रूव हो चुका होता है, राइट. सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट. नाउ लेट्स गेट इनटू द फैक्ट कि कहाँ से हमारी सरकार रेवेन्यू लेती है और कहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर होता है, राइट. ओके, सो रेवेन्यू के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, वही एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट्स हैं. रेवेन्यू में एक होता है रेवेन्यू रिसीट एंड सेकंड इज कैपिटल रिसीट्स. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स में हम किसी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वेयरएज कैपिटल रिसीट्स में हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट डीपर विद सर्टेन एग्जांपल्स. रेवेन्यू रिसीट्स में भी दो टाइप की रिसीट्स होती हैं. पहली है जो कि है टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरी है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. अब टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में हम समझ सकते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में आती है. डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेरास इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, वैट एंड ये सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं. जब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की तो इसमें एसचीट, स्पेशल असेसमेंट, पेनल्टीज, सेस, ये सारी जो अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम सोर्सेज होती हैं गवर्नमेंट की वो आती हैं. So this is the kind of revenue which the government incurs without having any adjustments in the assets and liabilities of the country. Now let's talk about what are capital receipts. Capital receipts are the one where we adjust something with the liabilities and assets of the country. Now we can do it by two ways. First of all, अगर हम assets को कम करते हैं या फिर liabilities को बढ़ाते हैं तो इन दोनों तरीके से ही सरकार पैसे कमाती है. अगर हम एसेट्स को कम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी भी हमारे देश के इंपॉर्टेंट चीज को बेच रहे हैं, बेचने से हमारे पास पैसे आते हैं, कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू बनता है गवर्नमेंट के लिए. सेकेंडली इज बाय इंक्रीजिंग द लाइबिलिटीज. हम देखते हैं कि हमारा देश कितने सालों से वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा बोरोअर या फिर डेटर बनता हुआ आ रहा है. तो ये क्या है, ये बोरोइंग्स तो है किसी भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से फॉर दैट मैटर. अगर हम बोरो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमें फ्यूचर में उसको रीपेमेंट करना होगा, राइट. तो ये भी एक तरीका है सरकार जिसके थ्रू पैसे कमाती है. सो वी हैव अंडरस्टूड कि द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर प्राइमरली टू. फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड इज कैपिटल रिसीट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स. अब यहाँ पे भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स हैं जो प्राइमरली गवर्नमेंट करती है. The first one is revenue expenditure and second is capital expenditure. Again the concept is very similar कि revenue expenditure में हम assets या liabilities के साथ कोई adjustment नहीं करते हैं. यानी कि revenue expenditure में क्या हो गया, जैसे कि government officials की salaries हो गई या फिर कहीं pensions देनी है या फिर states को taxes देने हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये revenue expenditure में आती हैं. Now when we come to the capital expenditure, यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है पहले वाले का, यानी कि एसेट्स को हम बढ़ाते हैं और लाइबिलिटीज को कम करते हैं. एसेट्स को बढ़ाने से मेरा क्या मतलब है, अगर सरकार को आप देखते हैं कि जब आप बजट सुनते होंगे तो द गवर्नमेंट यूजुअली टॉक्स अबाउट द इंफ्रा बिल्डिंग या फिर रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, कोई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं. तो ये क्या है, इसमें हम कहीं ना कहीं एसेट क्रिएट कर रहे हैं कंट्री के लिए. अब इस एसेट क्रिएशन के तौर पर कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी सारे पैसे लगाती है. इस एक्सपेंडिचर को ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। द सेकेंड फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बाय रिड्यूसिंग द लायबिलिटीज। जब हम किसी डेट का रीपेमेंट करते हैं, हमने पहले देखा कैपिटल रिसीट्स में कि हम लायबिलिटीज जब बढ़ा रहे होते हैं तो हम बोरोइंग्स के थ्रू बढ़ाते हैं। यहाँ पे जब हम लायबिलिटीज कम कर रहे होते हैं तो हम उन बोरोइंग्स का रीपेमेंट करने पे या फिर उस डेट को चुकाने में एक तरीके से एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन समराइज दैट वेयर द मेजर मनी ऑफ द गवर्नमेंट गोज। प्राइमरली इट इज इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डे टू डे ऑपरेशन के एक्सपेंडिचर में या फिर सैलरीज में, पेंशन्स में, एंड सेकंड इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर wherein we do certain adjustments with the assets and liabilities of the country. Now this was all about where does the government gets its revenue and how does it spend it. Now let's talk about कि इंडिया में कहाँ से प्राइमरली तौर पे रेवेन्यू आता है और कहाँ पे हम मेजरली अपना खर्चा करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। Let's have a look on that. So we can see here that the major amount of money which the government gets as revenue is coming from the capital receipts and that too from the borrowings. और इसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि India is the major debtor of the World Bank, and for that matter it is the largest debtor of World Bank for decades, not even for years now. राइट तो ये कहीं ना कहीं एक कॉज ऑफ कंसर्न भी होता है। जब हम एक्सपेंडिचर पार्ट में आएंगे देन आई कैन टेल दिस इन डिटेल कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा थ्रेट भी बन जाता है कभी कभार कंट्रीज के लिए, क्योंकि इतनी बोरोइंग्स एट टाइम्स इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल। Now the second major point of revenue is coming from the direct taxes. हम देख सकते हैं कि 39% जो कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स और यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस को एक्यूमुलेट करके बनता है, उसमें भी कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट गेट्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। एंड वी कैन ऑल्सो नोटिस दैट द नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर नॉट अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, राइट। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब एसचीज या फिर स्पेशल असेसमेंट या फिर जो पेनल्टीज गवर्नमेंट लेती है, राइट। So they contain kind of a smaller part to the revenue of the government. Now when we talk about expenditure, we can see कि majorly part तो हमारा states के हिस्से में जा रहा है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के POV से देखें तो states के शेयर में काफ़ी सारे पैसे हमारे जाते हैं। लेकिन सेकेंड जो पॉइंट है जो कि मेजर कंसर्न भी है, दैट इज कि हमारा जो मेजर हिस्सा है, सेकेंड मेजर हिस्सा है फॉर दैट मैटर, वो डेट के रीपेमेंट में जा रहा है। द पॉइंट टू बी नोटिस्ड इज कि ये पैसा डेट को चुकाने में नहीं जा रहा है बल्कि उसके रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में जा रहा है। मतलब कि हम इंटरेस्ट देने में ही इतना ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ मनी स्पेंड करते हैं और डेट का रीपेमेंट तो बहुत ही दूर का क्वेश्चन हो जाता है। सो दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, एंड स्पेशली व्हेन अ करेंसी ऑफ अ कंट्री गोज डाउन then this repayment becomes much more costlier. Now how does this happen? You can check my other video on rupee depreciation. I've explained it in a much detailed manner. But for now, we can have this conclusion that India is at a certain alarming stage where we have to keep a track of our borrowings. क्योंकि borrowings करना is far more easy than to repay it. And this again acts as a heavy liability to the country as well, which again acts as a threat to it. ओके, सो नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि इंडिया कहाँ से पैसे लाता है और कहाँ पे मेजरली स्पेंड करता है, नाउ लेट्स कम टू द वेरी फन पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज अबाउट द मेजर क्वेश्चंस विच पीपल हैव रिगार्डिंग बजट, एंड लेट्स आंसर देम। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई गेट इज दैट बजट के इम्प्लीमेंट होने से हमेशा प्राइस में अप एंड डाउन क्यों आते हैं? क्या बजट डायरेक्टली प्राइजेस को इफेक्ट करता है या फिर हाउ डज दिस हैपन? सो बेसिकली जब भी बजट प्रेजेंट होता है तो गवर्नमेंट कुछ अपने इनिशिएटिव्स लाती है जिसके थ्रू वो हार्मफुल गुड्स को थोड़ा सा नीचे लाती है एंड कहीं ना कहीं जो यूजफुल गुड्स है उनको प्रमोट करती है। अब इस बार के अगर मैं बजट 26 की बात करूं तो सिगरेट्स पे, जो कि एक हार्मफुल गुड कैटेगरी में आता है, उस पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं जिसकी वजह से उसके प्राइजेस भी बढ़ गए हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डायरेक्टली प्राइजेस को कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन टैक्सेस एंड सब्सिडीज के थ्रू कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस काम करती हैं एंड प्राइजेस में अप एंड डाउन चेंजेस हमें नजर आते हैं। Now the next question which comes up is that does budget directly have certain implications on jobs? So not directly, but as we have seen that budget के थ्रू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हर बार या तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनवाती है या फिर बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेल कॉरिडोर्स, देयर आर मेनी थिंग्स विच द गवर्नमेंट अनाउंसेस इन द बजट, राइट। तो अब इसके थ्रू क्या होता है कि अगर कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट बन रहा है या फिर कोई रेल कॉरिडोर बन रहा है तो यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर कोई स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल स्टैब्लिश हो रहे हैं तो स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड मोर, राइट। सो कहीं ना कहीं अनस्किल्ड एंड स्किल्ड दोनों ही लेबर्स की या फिर दोनों ही तरीके के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं इस तरीके से, बट दिस डज नॉट डायरेक्टली हैव एन इम्प्लीकेशन, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली थ्रू द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स द एम्प्लॉयमेंट और द जॉब क्रिएशंस आर डन एट अ सर्टेन लेवल।
Now the question coming up is the most controversial one I feel, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है, एंड दैट इज कि व्हाई इज द मिडिल क्लास ऑलवेज एंड ऑलवेज इग्नोर्ड इन बजट. सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस इन अ वेरी सिंपल फॉर्म. देखिए, अगर मैं आपको इनकम स्लैब्स के हिसाब से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को डिवाइड करके बताऊं, तो हम कहीं ना कहीं मेजॉरिटी हिस्सा जो है हमारा वो लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास में आता है, और उसके बाद जो हमारे हिस्से स्टार्ट होते हैं वो मिडिल क्लास से शुरू होते हैं. तो हमारी गवर्नमेंट जब कोई भी सब्सिडी इंप्लीमेंट करती है या फिर स्कॉलरशिप्स देती है या फिर कोई भी ऐसी पॉलिसीज इंकरेज करती है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए होती है, तो वो यूजुअली लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लिए होती है. वही जब हम बात करते हैं कि टैक्सेस की, तो टैक्सेस भी बढ़ने लग जाते हैं. कहीं ना कहीं मैंने देखा है 5 से 15% तक के जो टैक्स स्लैब है वो मिडिल क्लास से लगने शुरू हो जाते हैं. तो मिडिल क्लास एक लिटरली एक मिडिल ट्रैप में आ जाती है, जहाँ पे ना ही उनके पास कोई सब्सिडीज आ रही हैं या फिर कोई गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पास टैक्सेस और ज़्यादा लगते जा रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मसला है मिडिल क्लास के साथ हमारे देश की, कि वो दोनों ही जगह से बहुत ही ज़्यादा बैकस्टैप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं. So this was one thing that why middle class is always suffering the most in our country especially. The next question is also something which is very much frequently asked, and that is कि सरकार के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है. तो उसका आंसर मैंने आपको बहुत डिटेल में इसी वीडियो में दिया है. दैट इज प्राइमरली थ्रू रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकेंडली थ्रू कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स में हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं. दैट इज मेजरली थ्रू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, वेयर एज वी डू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स विद द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द कैपिटल रिसीट्स. Now moving on to the last question of this video, and that is that why does the government borrow so much money? अगर हमारी सरकार के पास इतना सारा पैसा रेवेन्यू रिसीट्स के थ्रू ही आ रहा है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, तो फिर हमें बोरोइंग्स करने की इतनी क्या जरूरत पड़ रही है कि हम वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े डेटर हैं? इसका सिंपल सा एक रीजन है कि वी आर स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज. हम डेवलप्ड इकोनॉमी पे नहीं रीच कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं. बिकॉज किसी भी इकोनॉमी का ग्रो करना वो इस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे खर्च कर रहा है, और खर्च कैसे करेगा जब उसके पास पैसे आएंगे. इंटरनली हम इतनी बोरोइंग्स कर नहीं सकते, जिसका रीजन है कि हम आउटसाइड बोरोइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो IMF के थ्रू हो, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो. And that is a major reason that we are growing at a good scale, but at the same time this is certainly a point of concern for the country that we do need to have a little bit check on the amount of borrowings. क्योंकि considering that the rupee is also depreciating day by day, we have to understand that the repayment becomes much more costlier. In fact, we have seen that the repayment of interest has only been so much costlier. So the repayment of debt comes at a very, very large scale. Although we have seen that the government is taking steps to reduce the borrowings in the economics terms are known as fiscal deficit. So fiscal deficit को कम करने के लिए सरकार काफ़ी सारे implementations ले रही है. In fact, the debt to GDP ratio has also been reduced to a certain level, and in the upcoming years, it is being proposed to reduce to a much smaller levels as well. So this is something which the government does have an eye on, but again, it needs certain more strict and cautious implementations on this. So with this guys, I think we'd like to end this video today. मैंने इस वीडियो में बजट 26 के हाईलाइट्स नहीं कवर किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हर जगह ही मिल जाएंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, इस बार बजट कोई इतना डिटेल था भी नहीं. इट वॉज वेरी क्रिस्प, इट वॉज वेरी डिसेंट बजट विच वॉज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. माई मेजर मोटिव हियर वॉज दैट द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन does not know the basic concepts of budget, the basic concepts how the country run. और ये सारी चीज़ें एक भारतीय होने के नाते या फिर एक सिटीजन होने के नाते बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारे पैसे किस तरीके से स्पेंड हो रहे हैं, और सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैंने इस वीडियो में करने की पूरी कोशिश करी है. आई होप दैट यू लाइक्ड इट. इफ़ यू डिड, प्लीज़ लेट मी नो, एंड वील सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियोज. टिल देन, टेक केयर एंड बाय.